नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं चूरू लोकसभा चुनाव की। और आज भी एक नई विधानसभा है दोस्तों, उसका सूरत हाल आपको बताएंगे और इसके साथ आज उस विधानसभा का हम जातिगत आंकड़ा भी बताएंगे और कौन कैसे उस विधानसभा में बाजी मार सकता है इन भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों में, वो भी आपको बताएंगे। और इसके साथ बताएंगे ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान कहाँ चल रहा है इन दोनों ही प्रत्याशियों का, जो कांग्रेस और भाजपा के राहुल कसवा और देवेंद्र झाझड़िया है, इसको भी बताएंगे। और आज कुछ रोचक तथ्य आज भी आपके लिए लेकर आए हैं, तो दोस्तों तैयार हो जाइएगा। ज्यादा से ज्यादा इस बुलेटिन को आप शेयर कीजिएगा अपने फेसबुक वाल पर, अपने अन्य ग्रुपों में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सके। और दोस्तों, हम आपके लिए 7 बजे के बुलेटिन में रोजाना लेकर आते हैं ऐसे रोचक तथ्य जो चुनावों से जुड़े हुए रिकॉर्ड्स होते हैं, जो आपको जानना जरूरी है। और दोस्तों, आपको कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे रोचक तथ्य और इस प्रकार का आपको बुलेटिन जो है वो इस चूरू जिले में आपको नहीं मिलेगा। और आपको नवीनतम जानकारियां इस चुनाव की सदैव हम देते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इस बुलेटिन को शेयर कीजिएगा। और जिस किसी भी दर्शक ने हमारे इस चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब के हमारे साफ संदेश भारत चैनल को, वो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों, आज कहां कहां इन दोनों ही प्रत्याशियों का जो दौरा है वो रहा। राहुल कसवा चूरू में अपना सघन दौरा आज दिन भर करते रहे और अभी देर शाम तक भी वो चूरू विधानसभा में ही लगे हैं। विभिन्न गांवों में राहुल कसवा लगे हैं अपना ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चलाने। और एक हमने भी इस प्रकार की आज एक पोस्ट उनकी डाली है, एक वीडियोज उनका डाला है। राहुल कसवा के संबोधन में एक चीज बराबर मिल रही है दोस्तों, कहीं ना कहीं वो जब ये उनको कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं वो, कि वो पार्टी चेंज कर चुके हैं, वो अभी भी अपने 10 वर्षों का बखान करते हैं, मोदी सरकार की स्कीमों को वो गिनाते हैं। तो ये एक प्रकार से भ्रम की भी स्थिति है उनके लिए कि वो अपने संबोधन का चयन किस प्रकार करे, उनमें शब्दों का चयन किस प्रकार से करे। और अगर वो भाजपा की स्कीम बताकर कांग्रेसियों से वोट मांगेंगे तो कैसे उनको वोट मिलेंगे। और यही उलझन है कहीं लंबे समय से, वो जब से कांग्रेस की टिकट मिली है इसी प्रकार का संबोधन हम सुनते आए राहुल कसवा का। ऐसा ही एक संबोधन हमने हमारे फेसबुक वाल पर और यूट्यूब पर डाला है, जिसको आपको भी सुनना चाहिए। और अगर बात करें दोस्तों, कल राहुल कसवा के साथ देवेंद्र झाझड़िया कहाँ होंगे। देवेंद्र झाझड़िया नौर तहसील में, नौर विधानसभा में कल अपना सघन अभियान चलाने वाले हैं। और आज दिन भर देवेंद्र झाझड़िया रहे सरदार शहर विधानसभा में। तो सरदार शहर विधानसभा के करीब 1.5 से 2 दर्जन गांव में वो जनसंपर्क अभियान नुक्कड़ सभाएं करते हुए आज देखे गए। तो राहुल कसवा चूरू में और देवेंद्र झाझड़िया सरदार शहर में लगे हैं दोनों ही। चूरू लोकसभा बहुत लंबा एक क्षेत्र है दोस्तों, 8 विधानसभाओं वाला, और 22 लाख वोट है इस चूरू लोकसभा में। तो 22 लाख मतदाता अपने मतों का उपयोग करने वाले हैं इस लोकसभा में। और उनको रिझाने के लिए, उनको लुभाने के लिए अपनी योजनाएं, अपना एजेंडा, अपना विजन जो है वो जनता के सामने क्लियर करना पड़ रहा है इन दोनों ही उम्मीदवारों को। एक खिलाड़ी से राजनीति में नया आया है तो एक धुरंधर राजनीतिज्ञ है, उनकी टिकट कट चुकी है, वो दूसरी पार्टी में जा चुकी है, पार्टी का अपना दामन छोड़कर वो दूसरी पार्टी का पाला पकड़ चुके हैं। तो ऐसे में दोनों के लिए ही कठिन है राह डगर, क्योंकि एक नया है तो एक ने पार्टी बदल ली है। उस चीज का भी जवाब उनको देना पड़ेगा। जैसे नए उम्मीदवार को विजन बताना पड़ेगा, उनका एजेंडा बताना पड़ेगा, उनको बहुत मेहनत, कड़ी मेहनत, क्योंकि जीरो से वो अब हीरो बनने की ओर अग्रसर है। और राहुल कसवा को बताना होगा कि भाजपा उन्होंने क्यों छोड़ दी, अब तक उन्होंने क्या क्या काम करवाए, उनको गिनवाना पड़ेगा, अपने परिवार का दबदबा दर्शाना होगा।
तो इससे आगे बढ़ते हैं। और कल झाझड़िया की जो नोर क्षेत्र में सभाएं हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊं तो नोहर में, प्रॉपर नोहर में देर शाम को उनकी सोनडी अड्डा हो या होलिका चौक हो, वहां सभाएं होने वाली है 4 अप्रैल को। और पल्लू, केलानिया, बिसरासर, इसके अलावा नयासर, मालासर और दुनियासर, मोटेरा, धांधु, पुहाड़का, ब्रह्मपुर, पर्वतसर और इसके अलावा दोस्तों न्योलख आदि गांव में इनकी सभाएं हैं। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों चूरू लोकसभा की, और आज एक विधानसभा का आपको सूरत हाल बताने जा रहे हैं। उसका पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा हम आपके सामने रखेंगे और जातिगत समीकरण भी उसका बताएंगे। और ताजा ही वो विधानसभा का नाम मैं बता देता हूं और उसके बाद में बताएंगे उसका थोड़ा सा संक्षिप्त में इतिहास। तारानगर विधानसभा का आज आपको हाल बताने वाले हैं। तारानगर विधानसभा में कौन आगे है, कौन पीछे है। राजेंद्र राठौड़ लगातार 7 बार चुनाव जीत चुके थे। 8वीं बार उन्होंने तारानगर से लड़ा और वहां से हार गए। नरेंद्र बुडानिया ने उनको करारी मात दी। तो उसके बाद में तरह तरह की चीजें इस चूरू लोकसभा में हुई और इसी का परिणाम है कि कोई कहता है कि राहुल कसवा की टिकट राजेंद्र राठौड़ ने कटा दी, और कोई कहते हैं कि राजेंद्र राठौड़ को राहुल कसवा परिवार ने हरा दिया। तो इस प्रकार की जंग भी अंदरूनी तौर पर इस लोकसभा में कहीं ना कहीं जिंदा है, चल रही है। चर्चाओं का भी बाजार गर्म है। कहीं जातिवाद के कार्ड से भी इस लोकसभा को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जातिवाद का फैक्टर यहां हावी होता हुआ नहीं दिखाई देता, क्योंकि दोनों ही उम्मीदवार जाट वर्ग से हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही वर्गों के उम्मीदवार प्रत्याशी जो है वो जाट वर्ग से है। अब हम बात करेंगे तारानगर की। तो तारानगर का सबसे पहले मैं आपको बताऊं 1952 से 1967 तक तारानगर चूरू विधानसभा में रही। 1952 से जब से चुनाव विधानसभा के होने लगे थे तब से लेकर 1967 तक ये चूरू विधानसभा में रही, और जब 67 को चूरू विधानसभा से इसको अलग किया गया तो इसको सरदार शहर में मर्ज कर दिया गया। ये सरदार शहर में रही और सरदार शहर में रही 1977 तक। 1967 से 77 तक 10 साल तक ये सरदार शहर में रही। उसके बाद में 1977 में स्वतंत्र अस्तित्व तारानगर का विधानसभा के रूप में सामने आया, और उसके बाद में हुए लगातार 11 चुनाव में से 7 बार यहां कांग्रेस जीत चुकी है, 2 बार यहां भाजपा जीत चुकी है और 2 बार यहां जनता पार्टी जीत चुकी है। निर्दलियों ने अभी तक यहां खाता नहीं खोला है। 7 बार कांग्रेस, 2 बार भाजपा, 2 बार जनता दल। तो 11 चुनाव हुए विधानसभा के तारानगर में, और 11 के 11 विधानसभाओं का रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं किन पार्टियों के हक में रहा। तो कांग्रेस का यहां दबदबा रहा है, ये हम मानकर चल सकते हैं। और जातिगत समीकरण क्या है इस विधानसभा के वो भी आपको बताएंगे। कब कब कौन उम्मीदवार यहां जीता वो भी आपको बताएंगे। यहां सबसे बड़ा जो कद्दावर नेता वो चंदनमल बैद है। कल मैंने बताया था चंदनमल बैद चूरू लोकसभा में एकमात्र ऐसे बड़े नेता है जो 8 बार कांग्रेस की सीट से जीत चुके हैं। 4 बार सरदार शहर से और 4 बार आज जो विधानसभा का हम विश्लेषण कर रहे हैं उनसे तारानगर से। तो चंदनमल बैज बहुत धुरंधर शख्सियत रहे हैं, राजनीति की बड़े पदों पर रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं तारानगर की। संक्षिप्त में अगर क्या है, तारानगर 1977 में अस्तित्व में आया। बीकानेर कैसे नाम पड़ा? बीकानेर रियासत के शासक तारा सिंह के नाम पर तारानगर का नाम पड़ा था। तो इसका भी इतिहास, जैसे उससे पूर्व मैंने आपको रतनगढ़ का, सुजानगढ़ का और सरदार शहर का समीक्षा हमने की थी, उसका पूरा विवरण हमने आपको बताया था। जातिगत समीकरण भी हमने इन विधानसभाओं के पूर्व के बुलेटिन में, एपिसोड में हम बता चुके हैं। और जिस किसी भी हमारे दर्शक को देखना हो सरदार शहर विधानसभा का या रतनगढ़ विधानसभा का या सुजानगढ़ विधानसभा का, तो इससे पूर्व के आप एपिसोड 7 बजे का देख सकते हैं। तो
तो बीकानेर रियासत के शासक तारा सिंह के नाम पर तारानगर का नाम पड़ा। 16 मार्च 1941 को ये नाम पड़ा और इससे पूर्व इसका नाम था रीणी। तारानगर को रीणी के नाम से जाना जाता था। और इससे अगर पूर्व इतिहास में जाए तो यहाँ कस्बा जाट, चाहर जाट आदि आदि का अलग अलग इस जो समय काल रहा है उसमें शासक रहा है। श्याम पांड्या का मंदिर यहाँ प्रसिद्ध ये एक स्थल है और यहाँ का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है जो कि इतिहासकारों ने अपने इतिहास की पुस्तकों में इसको दर्ज भी किया है, अंकित भी किया है। पांडुपुत्र भीम युधिष्ठिर के कहने से, युधिष्ठिर जब राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो पूर्ण आहुति के लिए श्याम पांड्या मंदिर के पुजारी को बुलाया गया और यहां भीम स्वयं चल कर आए और राजसूय यज्ञ में आहुति देने के लिए जो है युधिष्ठिर के आह्वान पर ऋषि शिव पांड्या को जो पुजारी थे उनको लेने के लिए आए और लेकर गए। तो श्याम पांड्या का जो मंदिर है वहां हर वर्ष भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या को बहुत बड़ा मेला लगता है। बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी जन यहाँ दोस्तों श्रद्धालु के रूप में आते हैं, माथा टेकते हैं और ऐसी धारणा है कि यहाँ मन्नत पूरी होती है। इसके अलावा हम बात करेंगे दोस्तों अब विधानसभा की जातिगत समीकरण क्या है और जल्दी से मैं आपको बता दूं इस विधानसभा का रिकॉर्ड अब तक क्या रहा है। तो यहाँ अगर मैं शुरुआत करूं 2023 लेटेस्ट का चुनाव बताऊं तो नरेंद्र बुडानिया ने यह चुनाव जीता था। 1,08,236 वोट लिए थे, 49.52% ये था और 10,345 वोटों से राजेंद्र राठौड़ को हराया था। 97,891 वोट राजेंद्र राठौड़ ने लिए, 44.78%। इसके अलावा नंबर 3 पर कामरेड निर्मल रहे, सीपीएम से खड़े हुए, 6,815 में मात्र वोट लिए और छोटू राम बसपा से मात्र 1,122 वोट लिए। 2018 का चुनाव भी नरेंद्र बुडानिया कांग्रेस की सीट से जीते थे और 56,968 वोट लिए थे नरेंद्र बुडानिया ने। 32% ये लगभग 33% ये वोट था। इसके अलावा 12,555 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की राकेश जांगिड़ को हराया था जो कि भाजपा की टिकट लेकर यहां चुनाव लड़ रहे थे और राकेश जांगिड़ ने 44,413 वोट लिए थे 2018 में और ये महज 25% ही थे। और डॉक्टर चंद्रशेखर बैद निर्दलीय के रूप में खड़े हुए थे, उनको भी 41,296 वोट मिले थे। कांटे की तीली टक्कर हुई थी, त्रिकोणीय मुकाबला यहां हुआ था। इसके अलावा सीपीएम से निर्मल मात्र यहां 13,416 वोट लिए थे और इसके अलावा तिलोकाराम बड़ा नाम था, 12,570 वोट तिलोकाराम ने लिए थे। अनुपाल सिंह भाटी भी यहां खड़े हुए थे, केआरजेपी पार्टी से खड़े हुए, 1625 महज वोट अनुपाल सिंह भाटी ने लिए और बसपा के अली शहर को मात्र 1333 वोट मिले थे। 2018 की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा बात करें 2013 की तो यहां जयनारायण पूनिया ने बीजेपी से चुनाव जीता था 2013 में और 65,654 वोट लिए थे, ये 41.6% थे। इसके अलावा इनकी टक्कर थी डॉक्टर चंद्रशेखर से, कांग्रेस की टिकट लेकर वो चुनाव लड़ रहे थे। ये चंदनमल बैद के पुत्र है, कांग्रेस की टिकट से 54,518 वोट लिए और ये 35% था मतदाताओं का जो मत प्रतिशत यहाँ पड़ा था। सुरेंद्र सिंह बसपा के यहाँ 10,853 वोट लेकर अच्छा खासा प्रदर्शन किया था और निर्मल प्रजापति ने यहाँ सीपीएम से खड़े होकर मात्र 10,040 वोट यहाँ लिए थे। इसके अलावा उमाशंकर भी खड़े थे निर्दलीय, 9,256 वोट लिए थे। अच्छा खासा मुकाबला था, बड़े बड़े नाम थे और अच्छे खासे वोट भी इन 500 उम्मीदवारों ने लिए। इसके अलावा बात करें 2008 के चुनाव का, राजेंद्र राठौड़ बीजेपी से चुनाव जीते थे। ये लगातार 10 साल यहां बीजेपी जीती है तो 17,613 वोटों से जीत दर्ज की थी। जयनारायण पूनिया ने 11,136 से जीत दर्ज की थी। राजेंद्र राठौड़ ने 17,613 वोटों से जीत दर्ज की थी और 54,517 वोट 38.8% के रूप में लिए थे। और यहां भी कांग्रेस के चंद्रशेखर बैद को हराया था, डॉक्टर चंद्रशेखर बैद।
36,904 वोट चंद्रशेखर ने लिए थे। और जयनारायण पूनिया भी इस चुनाव में खड़े हुए थे 2008 को निर्दलीय के रूप में, और उनको मिले थे 32,533 वोट। अच्छा खासा प्रदर्शन, यहां भी त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था। और नंबर 4 पर शकुंतला शेखावत, सुखदेव सिंह शेखावत की धर्मपत्नी, जो कि तारानगर से चुनाव लड़ी थी, जिनकी जयपुर में हमलावरों ने हत्या कर दी थी। तो 12,008 वोट बसपा की टिकट से शकुंतला शेखावत ने यहां लिए थे। 2018 तक का रिकॉर्ड आपको मैंने बताया है, 2008 तक का माफ कीजिएगा। अब मैं आपको बताऊं 2003 की, तो मैं जल्दी से आपको बताऊं 2003 में चंद्रशेखर बेद कांग्रेस से यहां विजेता हुए थे। 42,708 वोट उन्होंने लिए थे। और जयनारायण पूनिया को हराया था, 40,549 वोट उन्होंने लिए थे। और 1998 की बात करें तो चंद्रशेखर बेद, चंदनमल बेद, माफ कीजिएगा, चंदनमल बेद ने कांग्रेस की टिकट से चुनाव जीता था 1998 में, और 46,415 वोट लिए थे, 1224 वोटों से जीते थे। उससे पहले की बात करें तो चंद्रशेखर 2,159 वोटों से ही जीत दर्ज की थी। लेकिन उनके पिता ने यहां जो जीत दर्ज की थी वो भी छोटी थी, महज 1224 वोटों की। उससे पहले अगर जाए 1993 में, तब भी चंद्रशेखर माफ कीजिएगा चंदनमल बेद कांग्रेस से चुनाव जीते थे 1993 में। 34,144 वोट लिए थे, 9,375 वोटों से चुनाव जीता था। और ये चुनाव हराया था बीजेपी की टिकट पर बहादुर मल गोदारा को, जो कि बादरा के हैं, नौर से भी चुनाव लड़े थे। बहादुरमल गोदारा नौर से भी चुनाव लड़े थे, तारानगर से भी चुनाव लड़े थे। और बहादुरमल गोदारा ने वोट लिए थे 24,769, जो कि गोदारा कॉलेज आप देख रहे हैं, वो उन्हीं के परिवार से हैं। तो इससे पहले 90 में जाए, 1990 में चंदनमल बेद कांग्रेस से यहां भी चुनाव जीते थे। 32,999 वोट लिए और 12,200 वोटों से जीते थे। और यहां उन्होंने हराया था रामलाल को, 20,799 वोट रामलाल ने लिए थे। इससे पहले 1985 में जाए तो जयनारायण पूनिया जनता पार्टी से चुनाव जीते थे, 33,241 वोट लिए थे और 3,353 वोटों के अंतर से वो चुनाव जीते थे। लूणाराम को हराया था, लूणाराम को 29,888 वोट मिले थे। उससे पहले जाए 1980 को चंदनमल बेद कांग्रेस की टिकट से यहां पहली बार चुनाव जीते थे। राम सिंह को हराया था, 14,961 वोट राम सिंह ने लिए। और चंदनमल बेद ने कांग्रेस की टिकट से जीतते हुए 24,766 वोट यहां लिए और 9,805 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। और तारानगर का पहला चुनाव उससे पहले 1977 को, जब अस्तित्व में आई कांग्रेस की तारानगर की सीट टिकट विधानसभा की, मन्नी राम ने जनता पार्टी की टिकट से विधायक बने 23,460 वोट लेकर 10,498 वोटों से चुनाव जीता था। और ये पहला चुनाव ही चंदनमल बेद को कांग्रेस टिकट मिली थी 1970 में, उनको हराया था। तो आप चंदनमल बेद की शख्सियत को पहचान चुके होंगे, आभास कर चुके होंगे कि तारानगर में उनकी शख्सियत की हस्ती क्या है वो, और कितनी बड़ी हस्ती वो तारानगर में माने जाते हैं। बहुत लंबे समय तक वो तारानगर में छाए रहे। और उससे पहले वो दोस्तों सरदार शहर में छाए हुए थे, वहां भी 4 चुनाव जीते थे। तो बहुत अनुभवी नेता, और मैं तो कहूंगा चूरू जिले के, चूरू लोकसभा के सबसे बड़े नेता थे चंदनमल बेद। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहां कुछ ऐसे रिकॉर्ड की जो जातिगत समीकरण भी दर्शाते हैं और आपको बताने का प्रयास करेंगे। ये कांग्रेस का गढ़ रही है, ये टिकट कांग्रेस का बिल्कुल गढ़ रही है। 7 बार कांग्रेस ने यहां चुनाव जीते हैं और 2 बार भाजपा ने, 2 बार जनता दल ने। अब जानते हैं दोस्तों यहां जातिगत समीकरण क्या है। और यहां कांग्रेस के गढ़ में सेध लगी थी, राजेंद्र राठौड़ ने लगाई थी, एक बार जयनारायण पूनिया ने लगाई थी 2013 में, और राजेंद्र राठौड़ यहां जीते थे 2008 में। 2008 से 13 तक भाजपा का युग रहा। उसके बाद में भाजपा यहां नहीं जीत पाई।
हालांकि कांटे की टक्कर होती है, और पीछे भी कांटे की टक्कर थी 2023 में। 2018 में भी हम कांटे की टक्कर ही मान सकते हैं, महज 12,555 वोटों से जीत हुई थी, और 2023 में महज 10,345 वोटों से। तो अब जातिगत समीकरण जानिए आप तारानगर के। जाट बाहुल्य क्षेत्र है तारानगर, जाट बाहुल्य क्षेत्र, और जाट वर्ग के सबसे ज्यादा वोट है यहाँ। 75,000 वोट है जाट वर्ग के यहाँ दोस्तों। और SC/ST की बात करें तो उससे कम SC/ST के वोट आते हैं 63,000 वोट। और मुस्लिम वर्ग की बात करें तो 23,000 वोट है मुस्लिम वर्ग के तारानगर विधानसभा में। ब्राह्मण समाज की बात करें तो ब्राह्मण वर्ग के भी 25,000 वोट है तारानगर में। राजपूत समाज की बात करें तो 22,000 वोट है राजपूत समाज के भी। और वैश्य समाज की बात करें तो यहाँ 5,000 वोट है। और मूल OBC की बात करें, मूल OBC बहुत सी जातियां इसमें आती है, तो मूल OBC के 48,000 वोट है तारानगर में। तो ये लगभग आंकड़ा मैंने आपको बताया है। और तारानगर का जो वर्तमान में अगर बात करें तारानगर में वोट की, तो तारानगर में जो वोटर है 2,60,000 प्लस वोट है, मतदाता है जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं तारानगर में। और 2023 में तो 82.30% वोटिंग हुई थी तारानगर में। बम्पर वोटिंग होती है। और यहां कांग्रेस का गढ़ बेशक ये सीट रही है, लेकिन यहां अब कांटे के मुकाबले होते हैं दोस्तों। और पिछले 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा ने बढ़त बनाई थी। यहां भाजपा ने तो हालांकि 8 विधानसभाओं में बढ़त बनाई थी। तो क्या इस बार भी भाजपा यहां बढ़त बना पाएगी या कांटे की टक्कर में फंस जाएगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन अगर विशेषज्ञों की माने और जातिगत समीकरणों की माने, और जो डैमेज कंट्रोल भाजपा का पूरा अमला जमला यहां लगा है, और जिस प्रकार से किया जा रहा है, हमने आपको कल भी बताया था डैमेज कंट्रोल भादरा में कैसे किया गया, नूर में कैसे किया जा रहा है, उसी प्रकार तारानगर में भी भाजपा डैमेज कंट्रोल कर रही है। जो वोट भाजपा कैंडिडेट को नहीं मिले, राजेंद्र राठौड़ हालांकि 10,000 वोटों से हारे, लेकिन जो वोट राजेंद्र राठौड़ को नहीं मिले, क्या वो मोदी सरकार को नहीं मिलेंगे? क्या वो PM मोदी को भी नहीं जा रहे हैं? या वो विधानसभा के फैक्टर के वोट थे, लोकसभा में फैक्टर अलग होता है, तो उसके तहत कितने वोट है, इस बार वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उनको टंटोला जा रहा है। तो यहां भाजपा बड़ी आशावादी है कि भाजपा यहां लीड करने जा रही है। और कांग्रेस की भी मान्यता है कि हम तारानगर से लीड करेंगे। तो ऐसे में लीड किसकी होगी ये तो देखने वाली बात है। हम तो कोई ज्योतिष नहीं है, विशेषज्ञ नहीं है कि हम आपको एक्चुअल बताएं कि वो पार्टी यहां लीड कर रही है। लेकिन अगर हम मानकर चले तारानगर की, तो कांटे की टक्कर तो होने वाली जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा का पूरा भाजपा की मशीनरी लगी है, उससे कहीं ना कहीं भाजपा राहुल कसवा परिवार को बहुत बड़ी यहां टक्कर देने जा रही है और झटका देने जा रही है। हम अगली कड़ी में राजगढ़ की भी बात करेंगे, भादरा की भी बात करेंगे, नौर और चूरू की भी बात करेंगे। और अब तक हमने 4 विधानसभाओं का सूरत हाल आपको बताया है। 4 विधानसभाओं का, सुजानगढ़, रतनगढ़, सरदार शहर का। इससे पहले हम आपको जातिगत समीकरण भी बता चुके हैं, और वहां क्या होने वाला है, किसकी बढ़त होने वाली है, ये भी हमने आपको बताया। आज तारानगर में आपको बताया जाट बाहुल्य क्षेत्र है, 75,000 से अधिक जाटों के वोट है यहाँ। SC/ST के भी सबसे ज्यादा 63,000 वोट है, मुस्लिम वर्ग के भी 23,000 वोट, ब्राह्मण समाज के भी 25,000 वोट, राजपूतों के 22,000 वोट, वैश्य समाज के 5,000 वोट, मूल OBC के 48,000 वोट। तो ये है तारानगर का क्षेत्र। और तारानगर में कौन बाजी मारेगा, कैसे, किस प्रकार से, क्या क्या दाव खेले जाएंगे। वैसे तो चूरू लोकसभा में दाव की झड़ियां लगी है, साम दाम दंड भेद, चारों नीतियों से दोनों ही उम्मीदवार अपनी अपनी जीत को सुनिश्चित करके चल रहे हैं। लेकिन अगर सट्टा बाजार की बात करें तो नित्य प्रतिदिन
यहाँ देवेंद्र झाझड़िया के भाव में सुधार आ रहा है अगर सट्टा बाजार की बात करें। और रियल फैक्ट देखे तो देवेंद्र झाझड़िया को टिकट मिली थी, हमने पहले भी आपको बताया था, 30 और 70 का रेशा था, उनके बीच अंतर था। राहुल कसवा को बहुत मजबूत माना जा रहा था। अब 4-5 दिन पहले वो बराबरी पर भी आए, उनके भाव भी सट्टा बाजार में बराबरी पर है। लेकिन अब देवेंद्र झाझड़िया लीड करने लगे हैं दोस्तों। तो क्या वो 8 की 8 विधानसभा में 2019 और 14 की तरह भाजपा को लीड दिला पाएंगे? ये देखने वाली बात है कितने विधानसभाओं में लीड मिलती है। और नॉर्थ से हमें रोचक दोस्तों जानकारी मिल रही है, वो भी हम आपको बताएंगे, अगले एपिसोड में साझा करेंगे आपसे। और चूरू से भी और राजगढ़ से भी, और बादरा में क्या होने जा रहा है इसके बारे में भी आपको अगले एपिसोड में संपूर्ण जानकारियां हम देने वाले हैं। जातिगत वोट आपको बताने वाले हैं, फैक्टर्स बताने वाले हैं, कहाँ क्या फैक्टर काम कर रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको फिर बता दूं, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा अंतर होता है। और यही रीजन है कि कांग्रेस यहाँ पूरे राजस्थान में एकाध सीट के लिए भी संघर्ष कर रही है। और इतनी बड़ी उपलब्धि होगी अगर कांग्रेस यहाँ 1-2 सीट भाजपा से छीन लेती है, तो बहुत बड़ी ये उपलब्धि पूरे देश में मानी जाएगी। तो आप मानकर चल रहे हैं कितनी मजबूत स्थिति है यहाँ लोकसभा में पीएम मोदी के उम्मीदवारों की। और चूरू भी उससे अछूता नहीं है, लेकिन चूरू की सीट उन सीटों में से है जिन सीटों पर विशेषज्ञ, गणितज्ञ और जानकार लोग जो है वो पेच थोड़ा फंसा हुआ मानते हैं, जीत का अंतर कम मानते हैं। बेशक यहाँ चूरू में, नागौर में, झुंझुनू में, सीकर में दोस्तों पेच हल्का सा फंसा हुआ और जीत का अंतर कम मानकर चल रहे हैं। लेकिन वो जीत का अंतर कम कितना होगा? पिछली बार यहां राहुल कसवा 3,34,402 वोटों से जीते थे, और उससे पहले 14 का चुनाव 2,97,000 वोटों से जीते थे। तो क्या इतनी बड़ी जीत ये नहीं होने जा रही है? निश्चित रूप से पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर अगर मेरे विचार के साथ कहूं तो इतनी बड़ी जीत इस चूरू लोकसभा में नहीं होने जा रही है। ये जीत छोटी होगी, लेकिन कितनी छोटी होगी? क्या वो लाख से ऊपर होगी, लाखों में होगी, या फिर वो हजारों में होगी? इसका एक्चुअल आंकड़ा भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी हम आपको विश्वास के साथ नहीं बता सकते। और क्या होने जा रहा है, क्या राहुल कसवा अपने अनुभव के दम पर देवेंद्र झाझड़िया को पछाड़ पाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और क्या भाजपा के उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया कमल को खिला देंगे? बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोनों ही तरफ से भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। हम 7 बजे के बुलेटिन को ज्यादा लंबा ना करते हुए आपको इतना ही बताएंगे। और 5 अप्रैल को 2 दिन बाद पीएम मोदी चूरू में आ रहे हैं दोस्तों अपने उम्मीदवार को मजबूती प्रदान करने के लिए। और 6 अप्रैल को वो पुष्कर में आएंगे। तो लगातार राजस्थान में अब पीएम मोदी ताबड़तोड़ धुआंधार अपने समर्थकों, अपने उम्मीदवारों, अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करते हुए देखेंगे। और पीएम मोदी का असर तो दोस्तों कितना होगा ये देखने वाली बात है। जब वो चूरू में 5 तारीख को संबोधित करेंगे, किन बातों को बोलते हैं, देवेंद्र झाझड़िया के साथ उनकी केमिस्ट्री कैसी है, जैसा बताया जा रहा है क्या वैसी है, और उससे फायदा कितना होगा, देवेंद्र झाझड़िया को कितना बल यहां मिलेगा, और उनका जो बढ़ता ग्राफ है क्या उनमें और तेजी आएगी? राहुल कसवा को बहुत बड़ा क्या झटका लगेगा? दोस्तों ये बड़े भविष्य के पर्सन हैं और आप सभी के दिमाग में होंगे, हमें भी इनके उत्तर चाहिएंगे। तो हम भी नजरें जमाए हुए हैं परिस्थितियों पर और आगे के घटनाक्रमों पर। कौन गलती करता है, कौन कितने सूझबूझ के साथ कदम रखता है, इसके ऊपर हम पूरा वाचिंग करने वाले हैं दोस्तों। इन नेताओं को हम बारीकी से देखने वाले हैं और आपके लिए लेटेस्ट अपडेट 7 बजे के बुलेटिन में लगातार लेकर आएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे। नई विधानसभा का नया समीकरण, जातिगत वोट, कौन किससे आगे कौन किससे पीछे का लेकर आएंगे। और ज्यादा से ज्यादा इस बुलेटिन को शेयर करना ना भूले। तो
आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।